सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ में एक और टॉपिक, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे द वेरियस कंसेप्ट जिन्हें हम फिलोसफी या पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, व्हाट इज़ रिपब्लिक, राइट, व्हाट इज़ द सोशलिज्म, स्पेशली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो हम इंडिया में फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जस्टिस का कंसेप्ट क्या है, तो या लिबर्टी का कंसेप्ट क्या है, तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट आपको डेमो के रूप में दिया है जो आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इन्वॉल्व रहेगी जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लेक्चर को डिटेल में शुरू करूं इससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट गाइज। तो फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा तो नहीं है कि ऑल ऑफ सडन एक दिन में आ गया, राइट। तो ये इट इज़ अ बेसिकली आउटकम ऑफ अ कॉन्टिन्यूस इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया, जो ओवर अ सेंचुरी ये चीज़ें एक्टिविटीज़ और प्रोसेस चल रही थी। बहुत सारा हमने एक्सपीरियंस लिया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और बहुत सारे एक्सपीरियंस फ्रीडम स्ट्रगल से आए थे। तो जो भी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन वेरियस स्कॉलर्स या जो वेरियस जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो लीडर्स थे उनके रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी से हमने एक्सपीरियंस लिया है, तो आप देखेंगे कि दिस इज़ अ आउटकम ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी दैट वाज टेकिंग प्लेस ओवर अ सेंचुरी। ओके, तो हम ये देखेंगे कि जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है। ओके, आइडेंटिटी कार्ड मतलब ये है कि जैसे आइडेंटिटी कार्ड आप किसी का आईडी कार्ड देखकर पहचानते हो ना, वेरीफाई करते हो कि ये हाँ यही है, सही है बंदा, तो उसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो आपका प्रियम्बल है बेसिकली ये आइडेंटिटी कार्ड की तरीके है कि हाँ आप इससे ये आइडिया लगाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर किस तरीके से है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या होंगे। तो प्रियम्बल एक तरीके से फिलोसफी है पूरे या समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बहुत ही क्रिस्प है एंड बहुत ही मतलब पावरफुल वर्ड यूज किए गए हैं और वेल रिप्रेजेंट करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एंट्री करने के लिए इस विंडो को अगर आप समझ लेते हैं, और ये विंडो क्या है, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और उसे एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया। गेटिंग इट। तो आज हम डिस्कस करेंगे जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन, देन एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, देन हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि व्हाट वर द गोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, ये कंसेप्ट को अभी हम डिटेल में समझेंगे कि इक्वालिटी का यहाँ मतलब क्या है, लिबर्टी का क्या मतलब है, जस्टिस, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कंट्री, सेकुलर कंट्री, सोशलिस्ट, sovereign, unity and integrity of the nation, fraternity. So these are major objective of the preamble and the Indian Constitution. तो इस तरीके के फ्लो चार्ट आप भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने आंसर में। तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं सिंपली, जहाँ से आप शुरुआत करेंगे कि जो प्रियम्बल है दिस रिफ्लेक्ट द विजन ऑफ द ग्रेट लीडर्स जिन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, अपना डेडिकेशन दिखाया था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और आप देखेंगे कि इस तरीके से जो इवेंचुअली इंडिया इमर्ज्ड इनटू अ सोशल, सेकुलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। और यहाँ पर इंश्योर करने की बात की गई है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मेंटेनिंग द हार्मनी अमंग द पब्लिक। सो जो फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब दिस फिलोसफी सिंपली इन वन वर्ड। ओके, सो क्योंकि अगर हम कुछ शब्दों में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। ओके, तो बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अभी देखे फ्लो चार्ट पे, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, राइट, कि जो इट इज़ अ लिबरल, डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन, सेकुलर, फेडरल, ये वर्ड आपको तभी समझ में आएंगे जब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो हम वन बाई वन वर्ड को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे लिबर्टी या इंडिविजुअल फ्रीडम। तो बेसिक फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रमोट करती है इंडिविजुअल फ्रीडम को, और हमारे प्रियम्बल में टर्म मेंशन किया गया है लिबर्टी। ओके तो आपने राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा, या तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपने पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा कि 19th सेंचुरी में किस तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने जो इंडियन प्रेस है, फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस की को हाईलाइट करते हैं, डिमांड रखते हैं कि प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सारा इन्होंने स्ट्रगल भी किया। तो लिबर्टी का बेसिक मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, मतलब कोई बाधाएं नहीं होना, कोई इंटरफेरेंस ना होना इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज़ में, और एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़। तो लिबर्टी या जो है इसके दो कंसेप्ट होते हैं, दो नोशन है, एक पॉजिटिव लिबर्टी, एक निगेटिव लिबर्टी। सो जो निगेटिव लिबर्टी है आपका राइट, एक है पॉजिटिव लिबर्टी। निगेटिव लिबर्टी डिमांड करता है कंप्लीट अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, से कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होने चाहिए इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में। जबकि जो पॉजिटिव नोशन है लिबर्टी का, वो कहता है कि नहीं, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है उस एक्सटेंट तक जहाँ पर वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करे जहाँ पर लोग अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सके। सो इस कुछ मतलब पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है पॉजिटिव नोशन ऑफ द लिबर्टी में। ओके तो इसके बाद जो प्रियम्बल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सिक्योर करती है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ऑफ ऑल द सिटीजन्स। और इस तरीके से जो एक मेजर फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये है इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करना। ओके तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल फ्रीडम का या लिबर्टी का कंसेप्ट। देन नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, जहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से हम जो लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एकदम ऑर्थोडॉक्स नोशन पे नहीं लिया है, जो क्लासिकल वेस्टर्न वे है एज इट इज़ अडॉप्ट नहीं किया। हमने इसे इंडियन कंटेक्स्ट से रिलेट करके, इंडियन सर्कमस्टेंसेस या इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरीके से सुटेबल रहेगा उसे अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। सो सोशल जस्टिस इंडियन वर्जन अडॉप्ट किया गया है। अब कैसे इंडियन वर्जन इसे अडॉप्ट किया गया है, हमने लिंक किया है इसे सोशल जस्टिस के साथ, जैसे कि जो लिबरलाइजेशन है उसे, जैसे रिजर्वेशन हमने दिया है शेड्यूल कास्ट को एंड द शेड्यूल ट्राइब्स को, जिससे कि उन माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन को भी हम इंश्योर कर सकें। देन द स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स टू एडवांस देयर इंटरेस्ट, कुछ ऐसे स्पेशल मेजर्स लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो SC एंड ST कम्युनिटीज़ के जो इंटरेस्ट है, कम्युनिटी इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट कर सके हम यहाँ पर। ओके देन ऑलवेज यहाँ पर नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि पावर लाइज इन द पीपल्स। सो आपने देखा होगा कि इंडिया जो प्रियम्बल है उसमें पहली लाइन मेंशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है कि जो अल्टीमेट पावर है वो किसके हैंड पे है, लोगों के हाथ में है, और ये रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी की उस रियल डेफिनेशंस को जो कहता है कि रूल बाय द लॉ, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी, कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। सो पावर लाइज इन द पीपल, सो बेसिकली अल्टीमेट पावर किसके हाथों पे है, जो आम जनता है, जो इंडियन सिटीजन है, उनके हाथ में है, और ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी को यहाँ पर। देन नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात की जाए तो हमने देखा कि प्रियम्बल में इंडियन जो स्टेट है उसका नेचर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी के रूप में अडॉप्ट किया गया है। तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। सो सोशलिज्म जो इंडियन वर्जन है सोशलिज्म का, उसे हमने किस तरीके से अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो अगर जवाहरलाल नेहरू के आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़े होंगे तो इसमें इस टर्म को आपने पढ़ा होगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो यहाँ हम इसकी मीनिंग समझेंगे। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में आपके दो आइडियोलॉजी हैं, दो फिलॉसफी हैं, डेमोक्रेसी
एज वेल एज सोशलिज्म। और आपको पता है कि डेमोक्रेसी और सोशलिज्म क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट हैं। डेमोक्रेसी आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम है, वहाँ पर प्रमोट किया जाता है, जबकि सोशलिज्म है ये आपका एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, जस्ट अपोजिट टू कैपिटलिज्म। ओके, तो लेकिन इंडिया में ना हमने दोनों से बेस्ट फीचर्स को अडॉप्ट किए। तो एक तरीके से हमने ना ही कंप्लीट कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया और ना ही हमने कंप्लीट सोशलिस्ट जो सिस्टम है उसे अडॉप्ट किया। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम रहेगा इकोनॉमी, वहाँ पर क्या रहेगा, एक तरीके से कंप्लीट फ्रीडम रहेगी इंडिविजुअल्स का। स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में नहीं रहता। स्टेट सिर्फ एक तरीके से क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करेगी। जबकि सोशलिज्म में क्या है, यहाँ पर स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है, या कुल मिलाकर स्टेट का रोल होता है। यहाँ पर हमने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म में हमने दोनों ही सेक्टर्स को को एग्जिस्ट करने के लिए अलाउ किया, जैसे कि पब्लिक सेक्टर साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर। कुछ ऐसे एरियाज थे जो पब्लिक सेक्टर्स को दिए गए, कुछ ऐसे एरियाज थे जो प्राइवेट सेक्टर्स को भी एंट्री दी गई। वहाँ पर पब्लिक सेक्टर्स इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, इनइक्वालिटी थी। तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट था एज अ वेलफेयर स्टेट, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो पुअर पीपल्स हैं, उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, और देन हमने प्राइवेट सेक्टर को अडॉप्ट किया ताकि हम जो इकोनॉमी है उसको कॉम्पिटिटिव रखें, उस पर इन्वेस्टमेंट ला सकें, ये सारी चीज़ें। So according to Supreme Court, Indian socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity, and for this reason we have adopted the democratic socialism. So democratic socialism ये हो गया। Then respect for diversity and minority rights. तो आप देखेंगे कि इंडिया का एक यूनिक फीचर है, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो इंडिया में जो ह्यूज डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे वो एथनिसिटी के बेसिस पे हो, और इस तरीके से हमें इस डाइवर्सिटी को इंडियन यूनिटी पर भी मेंटेन करना था। सो द मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर हमें ज़रूरी था कि माइनॉरिटी के राइट्स को हम ड्यू रिप्रेजेंटेशन दें, देन हम इक्वालिटी बिटवीन द कम्युनिटीज़ को इंश्योर करें। दो कि यह इजी टास्क नहीं था कि आप इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद आप उस पर यूनिटी के कंसेप्ट को ला सकें, बट ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा, जहाँ पर हमने जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इंश्योर कर पाए। लोगों की जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनकी डिग्निटी इंश्योर करना, उन्हें फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड एक्सप्लोर का राइट देना, सोशल जस्टिस, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट सेकुलरिज्म को समझते हैं। सेकुलरिज्म बेसिकली इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन नहीं था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको अमेंडमेंट के द्वारा इसे ऐड किया गया प्रीएम्बल में। गाइस, कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उससे सेकुलरिज्म वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड किया गया था? मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सेकुलरिज्म बेसिकली मीनिंग क्या होती है? अगर हम जो सिंपल वेस्टर्न मॉडल है सेकुलरिज्म का, उसमें कहा जाता है कि जो रिलीजन है इसका कंप्लीट सेपरेशन होना है स्टेट से। मतलब जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसका कोई रोल नहीं है रिलीजन के डोमेन पे। जो रिलीजन है वो इंडिविजुअल्स का पर्सनल डोमेन है और स्टेट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। कंप्लीट सेपरेशन, राइट, इन दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन। ये क्या है? वेस्टर्न मॉडल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया, और ये एक ऑल्टरनेट कॉन्सेप्ट था सेकुलराइजेशन का एज पर द इंडियन कंडीशंस एंड सिचुएशन। और इस तरीके से हमने वेस्टर्न मॉडल से
डिपार्चर किया था और एक न्यू वर्जन, न्यू इनोवेशन लाया, दैट इज पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन ऐसी डिमांड कर रही थी, क्योंकि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एज इट इज सुइटेबल नहीं था इंडिया में। तो हमारे जो मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस थे, उन्होंने इसका इंडियन वर्जन किया, दैट इज पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। और इसमें बात की गई कि जितने भी रिलीजन है हमारे देश में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है, मेजॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में क्या है, सभी रिलीजन को हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, राइट। तो इक्वल स्टेटस, इक्वल सपोर्ट ऑफ फ्रॉम द स्टेट यहाँ पर डिमांड दिया गया। जबकि जो वेस्टर्न मॉडल है वहाँ पर स्टेट और जो रिलीजन है इसमें कंप्लीट सेपरेशन है, राइट। ये ध्यान रखना है आपको। सो सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स, सिंपल मीनिंग क्या होती है इक्वालिटी में, मीन्स द अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। और ये एक बार ना यूपीएससी में क्वेश्चन प्री में पूछा गया था, ये क्वेश्चन यहीं से, कि इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें करेक्ट ऑप्शन ये था कि अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। ओके, सो इक्वालिटी जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफी है या ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इक्वालिटी का मीनिंग क्या है, अब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब हमें इक्वालिटी इंश्योर करना है इंडियन सोसाइटी में, सभी को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा सोसाइटी में। जैसे आप देखेंगे कि पहले अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन था सोसाइटी का, जो सोशल डिवीज़न था, 4 वर्ना सिस्टम थे, उसमें कुछ क्लास जो हायरार्की थी ना, उसके हिसाब से लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे, क्लासेस को, सोशल क्लासेस को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इक्वालिटी के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, जहाँ पर जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो किसी को नहीं दिए गए, सभी को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दी जाने की बात की गई। सो प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, कोई ऐसा वर्ना सिस्टम नहीं है, क्लास डिवीजन नहीं है जैसा एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करता था, फॉर एग्जाम्पल। So this provision embraces the 3 dimensions of equality: civic, political and economic. Then republic, एक रिपब्लिक टर्म मेंशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब है कि इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। एक दूसरा आपने सुना होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। हमारे यहाँ ये नॉमिनल गवर्नमेंट हो गई, जो ये रियल पावर किसके पास है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। ओके, ये ध्यान रखना है। सो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, और इसलिए हम इसे कहते हैं रिपब्लिक। यूके की बात करें तो यहाँ पर यूके रिपब्लिक इन नेचर नहीं है। जो यूके का नेचर ऑफ द स्टेट है वो रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है, वो क्या है? वो हेरिडेटरी इन नेचर है, जो वहाँ पर किंग एंड क्वीन होते हैं। ओके, तो वहाँ यूके में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इंडिया में क्या है? रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है इंडिया में। तो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट में डिफरेंस समझना है आपको। नेक्स्ट, एक ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी समझ सकते हो फ्रेटर्निटी की। सो फ्रेटर्निटी का बेसिक मीनिंग होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, राइट, जो भाईचारे की भावना है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी है या सेंस ऑफ ब्रदरहुड है उसे प्रमोट करता है बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। आप देखेंगे कि इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, जबकि फेडरेशन यूएसए में भी है, राइट। यूएसए में भी फेडरेशन है, इंडिया में भी फेडरेशन है, राइट। फेडरल सिस्टम जहाँ पे जो पावर डिवीज़न है स्टेट और यूनियन के बीच में है। बट यूएसए ने डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया, इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया, और सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप से हमने सेंस ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करने की कोशिश की। साथ ही साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में मेंशन है, वहाँ पर भी इस चीज़ की बात की गई है
कि इंडिया के हर एक सिटीजन्स की ये ड्यूटी है कि वो हारमनी को प्रमोट करे और कॉमन जो ब्रदरहुड की स्पिरिट है अमंग ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया को प्रमोट करे, राइट। इस चीज़ें से तभी हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस द कंसेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी या सेंस ऑफ ब्रदरहुड। देन प्रियम्बल डिक्लेयर्स द फ्रेटर्निटी has to assure two things, dignity of the individual और साथ ही साथ unity and integrity of the nation। so unity and integrity of the nation के लिए बहुत ज़रूरी है fraternity का concept। इसके बाद तो ये थे कुछ philosophy and objectives of the Indian Constitution guys, and I hope कि essence of the Indian Constitution आपको समझ में आया होगा कि प्रियम्बल में बेसिकली क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और ऐसी क्या फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आई होप कि अगर आप इस पे क्वेश्चन आता है तो आप मेंशन कर सकते हो इस चीज़ को। ओके कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा अगर आप इस चैनल को शेयर करते हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में। इससे क्या होगा ना, रीच आउट बढ़ेगी एंड जितना भी मेरे हार्ड जो एफर्ट्स हैं, जो मेरा हार्ड वर्क है इस सीरीज़ को बनाने में, वो पे बैक होगा। सो आप इस वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का भी फीचर्स इनेबल है अगर आप चैनल को ग्रो करने पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने किया है कंट्रीब्यूट और थैंक यू सो मच गाइस, और आप भी कर सकते हैं, उसके लिए थैंक यू एंड यस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।